मैसेज गया वो ये गया कि मनोहर लाल खट्टर एक नॉन परफॉर्मिंग सीएम बन गए हैं और नायब सिंह सैनी को सिर्फ रबर स्टैंप यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। जे इसकी कई सारी वजह हैं, क्योंकि आपने देखा किसानों ने बड़ी नाराजगी अपनी जाहिर की। लगातार जो बीजेपी प्रत्याशी तमाम जगह पर जाते हुए नजर आए, नाम रखते बड़ा चेहरा है और इसी आधार पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में मैंने कहा ना कि 5 से 6 यहाँ पर जो कंटेस्टेंट दिखाई देते हैं जो प्रतियोगी। देश भर के 96 करोड़ मतदाताओं ने समूचे भारत की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों के तहत मतदान किया। उसके बाद यहां जब 7वें चरण का मतदान खत्म हुआ तो तमाम न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हुए और फिर अब उन एग्जिट पोल के बाद बारी है एग्जैक्ट पोल की। 24 घंटे से भी कम का वक्त यहां पर शेष रह गया है। देश के 18वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों के परिणाम अब जग जाहिर होने वाले हैं। लेकिन अगर एग्जिट पोल पर नजर डाली जाए, अगर एसपीएन 9 न्यूज के एग्जिट पोल पर नजर डाली जाए और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा का रुख किया जाए तो वहां भाजपा को झटका लग रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी 2014 की उस मोदी लहर में प्रदेश की 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, वो 2 और सीटों पर बढ़ोतरी 2019 में लेती है, 10 सीटें जीतती है। लेकिन अब की बार जो है हालात बेहद ही खराब भारतीय जनता पार्टी के नजर आ रही हैं। दांव पेच हर तरीके से चलने की कोशिश की गई। मतदान से लगभग 50 से 60 दिन पहले मुख्यमंत्री बदलकर ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश के ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश की। इस साल के आखिर में होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी यहां कहीं ना कहीं कोशिश अभी से जुट गई है भारतीय जनता पार्टी और उसका सेमीफाइनल इन आम चुनावों को माना जा रहा है और इनमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तमाम जुगत यहां पर बीजेपी ने लगाए। लेकिन अब वे तमाम दांव पेच और फेल होते नजर आ रही हैं। यहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जहां 2019 में 10 सीटें जीती थी, अब की बार 3 से 4 सीटों पर ही सिमटती दिख रही है। जनता की नाराजगी है और नाराजगी का आलम यह है कि न केवल आम चुनाव बल्कि राज्य की विधानसभा के जो 90 सीटें हैं वहां भी झटका लग सकता है। ऐसे में आम चुनावों के जो परिणाम अब हैं उसके बाद जो राज्य की विधानसभा चुनाव होने वाले, इस पर तमाम सवाल हैं और न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। चर्चा करेंगे न्यूज रूम के अपने सहयोगियों से। अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी, हरियाणा वो राज्य बनकर के निकला है जहां की एंटी इनकम्बेंसी को एग्जिट पोल भी नहीं छिपा पाया। एग्जिट पोल में चाहे अगर हम देखें यहां पर किसी भी राज्य की बात करें, अगर कहीं पर भारतीय जनता पार्टी आगे भी नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा उन राज्यों में रहा है जहां की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के बीच जो आक्रोश रहा है तमाम मुद्दों को लेकर के, उससे एग्जिट पोल किसी भी हालत पर छिपा नहीं पा रहे। एसपीएन 9 न्यूज का एग्जिट पोल साफ तौर पर दिखा रहा है कि कांग्रेस 5 से 6 सीटें ले रही है, अन्य के दल में अन्य के खाते में भी 1 सीट यहां पर आ रही है और भाजपा 3 से 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है। क्या जिन आम चुनावों को, जैसे राज्य के विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने वाले हैं, उन्हें लेकर इन्हें यहां सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्या वाकई में सेमीफाइनल है जो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनकर आए हैं इस साल के विधानसभा चुनाव? जाहिर बात है, क्योंकि हरियाणा पे नजरें लगी हुई हैं, दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, 10 की 10 सीटें 2019 में बीजेपी के खाते में आई। अब ऐसे में 2024 में क्या वाकई बीजेपी उस जीत को दोहरा पाएगी, इसको लेकर सबकी नजर लगी, क्योंकि पूरी तरह क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस को वहां पर। लेकिन अब अगर स्थिति को देखा जाए अक्षय, तो लगता नहीं कि, क्योंकि खुद बीजेपी के नेता इस तरह से आश्वस्त नहीं है, उनको लगता नहीं है कि 10 की 10 सीटें उनके कह सकते हैं कि खाते में आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसकी कई सारी वजह हैं, क्योंकि आपने देखा किसानों ने बड़ी नाराजगी अपनी जाहिर की। लगातार जो बीजेपी प्रत्याशी तमाम जगह पर जाते हुए नजर आए, उनको खदेड़ा गया, उनको तमाम रोक कर सवाल पूछे गए और इस तरह की चीज़ें हुई जो कहीं ना कहीं उनके पास जवाब नहीं था। आपने देखा अनिल विज को भी लोगों ने घेरा और तमाम जो गोली चलाई गई, जिस तरह से कह सकते हैं बैरिकेडिंग की गई, उसको लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। ऐसे तमाम सारे मौके थे जब बीजेपी के प्रत्याशी गिरते हुए नजर आए। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जिस तरह से बीजेपी के अंदर भी अंतर्कलह दिखाई पड़ता है, अनिल विज की राह अलग दिखाई पड़ती है, नायब सिंह सैनी कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें मिला जुला कर देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल अगर हम अपने ही आंकड़ों की बात करें, उसमें से 5 से 6 सीटें जो है वो लगभग कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी जो मिलकर चुनाव लड़े हैं उनके खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए वाकई ये बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि 2-3 महीने के बाद कहें तो वहाँ पर एक विधानसभा चुनाव की लहर भी उठती हुई नजर आएगी। उसमें अगर कांग्रेस पार्टी को 4 से 5 या 5 से 6 सीटें मिलती हैं तो एक तरीके से उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि चुनाव में जो जाएंगे तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट ज़रूर होगा कि भाई हम लोकसभा चुनाव बीजेपी को हरा के आए हैं, तो तमाम सीटों पर उनकी जो कह सकते हैं ताकत है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और यही सब वजह है जो बीजेपी लगातार ऐसा
लगातार लग रहा है कि पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी या उसके जो सहयोगी दल हैं वो लगातार बीजेपी से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका जब परिणाम निकल कर सामने आएगा उस समय पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि क्या वाकई लोगों ने बीजेपी की तमाम जो पॉलिसीज थी, तमाम जो जिस तरह से उन्होंने काम नहीं किया हो, अंतर्कलह जो रहा हो, उन सबको नकार कर कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी के प्रति जितनी सारी कयासबाजी लगाई जा रही है वो भी धराशायी होती हुई नजर आएगी। और इसके बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो मेरे ख्याल में बीजेपी बराबर की टक्कर पे नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार दावे तो कर रही है कि भाई हमारे पास बहुत सारे बहुमत आता हुआ नजर आ रहा है, तमाम लोग हमारे साथ में, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जो जीत के परिणाम में कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ से सोचने की जरूरत होने वाली है। कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत होने वाली है। लेकिन यहां पर जो भाजपा ने 2019 में क्लीन स्वीप की थी वो अब किसी भी हालत में दोहराती बीजेपी नजर नहीं आ रही है। कारण एक नहीं, कारण यहां पर अनेक दिख रहे हैं। दिनेश यहां पर है, दिनेश से जानेंगे क्या लगता है कि यहां जो स्थिति बनी है, और अगर यहां पर अगर हम लोकसभा और विधानसभा का समीकरण देखें, दिनेश आमतौर पर भारत में एक लोकसभा या एक संसदीय क्षेत्र के अंदर हमें 5 से 6 विधानसभा देखने को मिलती है। लेकिन आप हरियाणा का गौर करेंगे यहां पर तो औसत एक निकल कर आता है कि एक लोकसभा के अंदर तकरीबन 7, 8 और 9 विधानसभाएं तक हमें सिमटी हुई दिखती है। अगर कांग्रेस यहां 5 से 6 ला रही है लोकसभा चुनावों में, क्या ये 5 से 6 विधानसभा में बहुमत पार कर जाएगी? देखिए, ये 5 से 6 सीटें बहुमत पार अवश्य कर सकती हैं, क्योंकि यदि 5 सीटों पर यहाँ विपक्ष जीत हासिल करता है तो आप ये मानकर चलिए कि आधे हरियाणा को विपक्ष यहाँ पर फतेह कर लेगा। और जिस तरीके के चुनावी समीकरण इस वक्त बने हुए हैं, खुद मनोहर लाल खट्टर अधिकारियों पर यह आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि अधिकारियों ने यहाँ पर जो है फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं करवाया है। कुछ नेताओं की यहाँ पर जो है एजेंट के रूप में अधिकारियों ने काम किया है। 4 जून के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर अक्षय जो नजर आया वो ये था कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला था बीजेपी हाईकमान का, वो कहीं ना कहीं गलत वक्त पर लिया गया। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये फैसला कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की कोशिश थी। लेकिन लोगों में जो मैसेज गया वो ये गया कि मनोहर लाल खट्टर एक नॉन परफॉर्मिंग सीएम बन गए हैं और नायब सिंह सैनी को सिर्फ रबर स्टैंप यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। जेजेपी के तमाम नेता भी यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि ही इज पावरलेस सीएम, उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है और पूरी जो सत्ता है वो हाईकमान केंद्रित कर रहा है। तो ये जो फैसला था ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका देने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ एक अहम मुद्दा ये है कि हठ धर्मिता जो दिखाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किसान आंदोलन के वक्त पर हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज के कंधे पर बंदूक रखकर यहाँ पर पीएम मोदी और अमित शाह निशाना साधते हुए नजर आए किसान आंदोलन के वक्त पर। और यदि सबसे अधिक किरकिरी यहाँ पर पूरे देश भर में किसी सरकार की हुई तो वह हरियाणा सरकार की थी। करनाल से यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो दम नजर नहीं आया उनके चुनाव में। देखना ये होगा कि नतीजे किस तरीके से आते हैं, लेकिन मुश्किलें बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, अगर हरियाणा से सटे उत्तर प्रदेश में देखें, हम बिहार में देखें, गुजरात में भी कुछ हद तक, और कहीं ना कहीं और भी कुछ राज्य उत्तर भारत में नजर आते हैं जहां पर जो कांग्रेस का संगठन है वो बीते कई दशकों में कमजोर हुआ है। साल दर साल संगठन कमजोर हो, लेकिन हरियाणा आज भी उत्तर भारत के उन राज्यों में शुमार है जहां कांग्रेस का संगठन कमजोर नहीं है। ऐसे में ये लोकसभा चुनाव, और अब तो खैर मतदान के बाद मतगणना यहाँ पर कल को होना ही है, लेकिन अगर यहाँ पर विधानसभा चुनावों में गौर करें, क्या लगता है बड़ी भूमिका किसकी रहेगी? क्या कांग्रेस संगठन में बड़ी भूमिका संगठन की रहेगी, हुड्डा परिवार की रहेगी, या कांग्रेस आला कमान? देखिए, यहाँ पर अक्षय, मैं दोनों पार्टियों का जिक्र करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं था। रणजीत सिंह चौटाला को, जो निर्दलीय विधायक रतिया से चुनकर के आए थे, उनको यहाँ पर बीजेपी में शामिल करवाया गया, उनको टिकट दिया गया। नवीन जिंदल जो कांग्रेस पार्टी के नेता होते थे वो यहाँ पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जिस तरीके की परिस्थितियां, गुरुग्राम सीट की बात करें तो 10 साल पहले राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ पर कांग्रेस से बीजेपी को ज्वाइन किया था और उसके बाद से लगातार वो सांसद बनते आए। चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जो है वो बाडड़ा से विधायक होते थे और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते नजर आते थे। उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, उनको टिकट दिया गया। ये कहें कि बीजेपी का संगठन कांग्रेस के मुकाबले हरियाणा में कमजोर है। हरियाणा कांग्रेस में अभी भी आप देखेंगे कि विधानसभा स्तर पर भी 4 से 5 लोगों की टिकट। दिनेश, आप कांग्रेस संगठन की बात कर रहे हैं, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की जो यहाँ पर कलह है, अंतर कलह जो कांग्रेस के बीच केवल इन दो नामों के बीच देखने को मिलता है, ये भी जग जाहिर है। क्या ये यहाँ गले की फांस न बन जाए? देखिए, न सिर्फ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा हैं, बल्कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप नहीं भूल सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो अब फिलहाल जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई को आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये तमाम दिग्गज नेता थे जो हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम रखते, बड़ा चेहरा है। और इसी आधार पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में मैंने कहा ना कि 5 से 6 यहाँ पर जो कंटेस्टेंट दिखाई देते हैं, जो
प्रतियोगी दिखाई देते हैं, टिकट पाने की चाहत होती है। लोकसभा चुनाव में भी देरी करना टिकट वितरण में, यही एक प्रमुख कारण रहा कि हर सीट पर इतने यहाँ पर प्रत्याशी सामने आ रहे थे और फीडबैक यदि किसी का लिया जाए तो वो तमाम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी मजबूत परिस्थिति में थे। तो ये एक प्रमुख कारण है। आपने जो सवाल किया कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन अभी मजबूत बना हुआ है, वो उसका ये प्रमुख कारण नजर आता है। बिल्कुल यहाँ पर प्रमुख कारण नजर आता है, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है और खासतौर पर भारतीय राजनीति में कि चुनाव यहाँ पर संगठन जिताते हैं। संगठन अगर आपका बेहतर है, मजबूत है, तो वो हर एक पार्टी को यहाँ हिलाने की शक्ति रखता है। और हरियाणा आज देश के उन राज्यों में शुमार है, या कहे उसके मुख्य रूप से उत्तर भारत के उन राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस का संगठन आज भी मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच का जो विवाद है वो छिपता नजर नहीं आ रहा है। जिक्र यहां पर इस बात के रणदीप सुरजेवाला का भी हुआ, जो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की तरफ नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहां पर देखने वाली बात रहेगी कि इस अंतरकलह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरीके से कांग्रेस आगे आती है और प्रदेश की 90 सीटों पर क्या कुछ गुल खिलाती है, क्योंकि उससे पहले यहां पर 10 सीटों के परिणाम खिलने वाले हैं महज 24 घंटों के भीतर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।